हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद एसके में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम लगातार बीपीएससी 10+2 का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज नंबर है 9। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो जानते हैं कि ये जो जून के महीना में सबसे ज़्यादा क्या चलती है, तो लू। काल बैसाखी ये कहाँ की पवन है, तो काल बैसाखी जो है ये असम काल बैसाखी जो है ये असम और पश्चिम बंगाल में चलती है काल बैसाखी। फिर जो आपको देख रहे हैं फूलों वाली बौछार, ये कहाँ की शुष्क हवा है, तो ये है कर्नाटक और केरल की। फिर आपको ये जो आम्र वर्षा जो है ये कहाँ की है, तो ये आम्र वर्षा ये केरल की है। प्रश्न नंबर 2, भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो ये किसको किया, तो रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को किया। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। पहले देखिए क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल में है। इसके द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन जो है मादा बछड़े का नाम क्या है, तो मादा बछड़े का नाम क्या है, तो इसका नाम है गंगा। क्या नाम है इसका नाम है गंगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है, यानी इंग्लिश में बोले तो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो स्थान है भारत में मौजूद नहीं है। तो कौन नहीं है, सुंदरलैंड क्या है, बिल्कुल है। पश्चिम घाट, इंडो बर्मा, और एक पड़ता है आपको हिमालय क्षेत्र। टोटल कितने हैं, टोटल है 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत में, जबकि वालासिया जो है ये भारत में नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है। अब अगर आपको मैप की जानकारी हो तो आप देखिए कि जो हिमाचल है, हिमाचल तो राजस्थान के उत्तर में है, तो हिमाचल तो हो नहीं सकता, उत्तराखंड भी नहीं हो सकता है। अब होने के लिए क्या, 2 आपको सस्पेक्ट होगा, हरियाणा और सिक्किम, परंतु इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम जो है, ये अलवर और सिक्किम जो है ये एक ही अक्षांश से गुजरता है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के जो जलमार्ग है पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जलमार्ग संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में कौन है, तो ये है जलमार्ग संख्या 1, यहाँ क्या 1 है। असम की बात करें तो असम में कौन है, तो असम में जो है असम में है 2, जलमार्ग संख्या 2 यहाँ से गुजरती है। पश्चिम बंगाल जो है ये भी आप जानते हैं जलमार्ग संख्या 1 के अंतर्गत आती है, जबकि केरल जो है ये जलमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत आती है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? अब भारत से नहीं जुड़ी है, ये तो सीधा दिख रहा है आपको, ताजिकिस्तान है, क्योंकि म्यांमार हमारा पूर्वी बॉर्डर है, चाइना उत्तर की तरफ है, और बांग्लादेश जो है ये इसकी जो पूर्वी सीमा है वही भारत से मिलती है, पश्चिमी सीमा भी और उत्तरी सीमा भी, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है?
तो भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है अमोल मजुमदार, अमोल मजुमदार। रोजर विनी कौन है? तो भारतीय पुरुष टीम के जो है ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अभी रोजर विनी कौन है? ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और रविंद्र वांसटू कौन है? तो रविंद्र वांसटू जो है ये भारतीय महिला, ये जो है ये भारतीय महिला वॉलीबॉल जो टीम है उसके कोच हैं। और बात करें अर्जुन, आधव अर्जुन कौन है? तो आधव अर्जुन वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से दूसरा पूछ रहा है, देखिए दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन है? तो आप जानते हैं कि सबसे उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। सेकेंड नंबर पर स्थान किसका आता है? सेकेंड नंबर पर स्थान आता है पद्म विभूषण का, पद्म विभूषण का। और तीसरा सबसे उच्च सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो पद्म भूषण, पद्म भूषण ये तीसरा इसका रैंक है। और चौथा कौन है? तो पद्मश्री, पद्मश्री चौथा है। और ये भारत रत्न कौन है? ये इसका प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 10, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रश्न ये पूछता है कि प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान जो है किसको दिया गया? तो शंकर कुरुप जी को दिया गया। कब? 1961 में नहीं, स्थापना तो 1961 में हुई थी, परंतु 1965 में दिया गया था। फिर ये पूछ सकता है प्रश्न, अगला प्रश्न बनता है कि किन किन भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो प्लस अंग्रेजी के लेखकों को ये दिया जाता है। एक और प्रश्न पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम था आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। प्रश्न नंबर 11, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज कब अक्टूबर 2023 में खुला? पहले ध्यान से पढ़िए कि कहाँ का राज्य पूछ रहा है? पूर्वोत्तर का। पहला मेडिकल कॉलेज कब खुला? तो अक्टूबर 2023 में। वो कहाँ खुला? तो वो नागालैंड। कहाँ? वो नागालैंड में खुला है। प्रश्न नंबर 12, करंट का प्रश्न है कि वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? देखिए पहले पूछा कि 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कब होगी? तो 2024 में। कहाँ होगी? तो ये होगी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है? पंजाब में, पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। तो आयोजन पूछेगा 2024 में 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो पंजाब करेगा, पंजाब का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न देखिए आराम से पढ़िए। किस तमिल लेखिका को क्या है? सूर्यवंशम, पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम, के लिए सरस्वती सम्मान जो है 2022 का सम्मान अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया। पहले देख लिए बुक का नाम क्या है? सूर्यवंशम। ये किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इसके लेखिका का नाम क्या है? तो इसके लेखिका का नाम है शिव शंकरी। क्या नाम है इसका? शिव शंकरी। प्रश्न फिर देख लें कि माधवहारा कौन है? तो माधवहारा को अभी 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माधवहारा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC MFI के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश किया। देखिए इसके बैकग्राउंड में जाइएगा तो हुआ ये था कि 2010 में आंध्र प्रदेश में जो था वो सूक्ष्म वित्तीय संकट पैदा हो गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अक्टूबर 2000
2 दिसंबर 2011 को एक उप समिति का गठन किया। उसने ये सिफारिश किया कि एक एनबीएफसी के अलावा एनबीएफसी एमएफआई का भी गठन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी कौन होगी? देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन होगी? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदौर। इंदौर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 पूछ रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिसको त्रिपिटक कहते हैं। पाली भाषा में 3 को त्रिपिटक बोलते हैं। उसका नाम क्या है? पहला का नाम है सूत पिटक। पहला है सूत पिटक, दूसरा है आपको विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। अब देखिए, सूत पिटक की जो रचना हुई थी, सूत पिटक की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में इसकी रचना हुई थी। इसके रचनाकार कौन थे? तो उनका नाम था आनंद। ये प्रथम बौद्ध संगति में इसकी रचना हुई। और इसका मुख्य विषय क्या है कि बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उसका वर्णन किया गया है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। सेकेंड में आया आपको दूसरा कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई और द्वितीय बौद्ध संगति में विनय पिटक की रचना हुई। और विनय पिटक में इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी, ये विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। इसमें क्या हुआ था कि विनय पिटक में जो संघ है, संघ की क्या आचरण होनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, इन सबों का उल्लेख किया गया है विनय पिटक में। जबकि अभिधम पिटक ये तृतीय बौद्ध संगति में इसकी रचना हुई और इसमें जो है बुद्ध के दर्शनों और विचारों का संकलन किया गया। उनके जो दर्शन हैं उनका संकलन किया गया, ये अब अभिधम पिटक में। अब हमारा आंसर इसमें प्रश्न जो पूछ रहा है कि त्रिभुज के नियमों का उल्लेख किसमें है, तो ये है आपको विनय पिटक में। त्रिभुज के नियमों का उल्लेख किसमें है? तो विनय पिटक में। प्रश्न नंबर 32, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? अब जानते हैं कि हुमायूं मुगल सम्राट था, मुगल बादशाह था, बाबर का पुत्र और अकबर का पिता। इसका जो मकबरा है ये कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। अब लाहौर में भी किसी का मकबरा है क्या? बिल्कुल। तो ये लाहौर में अकबर के पुत्र जहांगीर का मकबरा है। अकबर का, जिसको सलीम के नाम से जानते हैं, इसका मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। आगरा में किसका मकबरा है? तो आगरा में मुगल बादशाह जो शाहजहां था उसका मकबरा आगरा में है। इस्लामाबाद में किसी भी मुगल बादशाह का मकबरा नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर प्रश्न है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? देखिए, आनंद वन क्या है? आनंद वन एक आश्रम है। इसको किसने स्थापित किया? तो इसको स्थापित करने वाले बाबा आमटे थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, शुरुआत तो हुई थी 1949 में, परंतु इसको 1952 में संगठित संस्थागत रूप दिया गया। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। अमीर खुसरो, क्या ये सरोद से संबंधित थे? तो नहीं, यही आपको गलत है। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अमीर खुसरो को सितार के आविष्कार के लिए जाना जाता है और तबला के आविष्कार के लिए जाना जाता है। भीम सिंह जोशी गायन से संबंधित है, सही है। शंभू महाराज कथक नृत्यकार है, ये सही है। प्रश्न नंबर 35, वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? पूछ रहा है 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा जी? तो ये होगा आपको बेल्जियम और नीदरलैंड में। अभी हाल में भारत में 2023
जो 2023 में हॉकी पुरुष विश्व कप था उसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बारे में भी कहीं देखा था कि यहाँ तो कुछ आयोजन होने वाला है 2026 में। तो हाँ, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो होगा वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। फिर आपके मन में ये भी प्रश्न उठे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इसके बारे में भी कहीं सुने हैं। तो 2027 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो है ये आयोजित होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर वेस्ट इंडीज, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड। प्रश्न नंबर 36 पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल, यही क्लियर कर लिया कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक स्थान है। ये कहाँ है? तो ये है आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ 1921 में। और किसको समर्पित है? तो ये इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसको समर्पित है। अब मन में प्रश्न उठता है क्या कलकत्ता में और कोई पर्यटन स्थल है क्या? तो हाँ, बिल्कुल है। मार्बल पैलेस, सेंट पॉल कैथेड्रल, फोर्ट विलियम, ये भी कलकत्ता में ही है। प्रश्न नंबर 37, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपको मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। फिर एक आता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर आ जाएगा कि खनिज तेल उत्पादन, ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये जो है ये कृष्ण या काली क्रांति से संबंधित है। फिर आपका हो जाएगा कि फल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। प्रश्न नंबर 38, माउंट एवरेस्ट जो है नाम किसके नाम पर रखा गया? पहले देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो है 8848 मीटर। तो जो माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत के एक महासर्वेक्षक जो थे उन्हीं के नाम पर पड़ा है। भारत के एक महान सर्वेक्षक जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। देखिए पहले हुआ था क्या कि 1865 से पहले माउंट एवरेस्ट को पिक 15 के नाम से जाना जाता था। और जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो पहली बार एवरेस्ट की एग्जैक्ट ऊंचाई और लोकेशन बताया। इसी के सम्मान में उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। ये ऑप्शन जैसे पूछ रहा है कि शिखर पर, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही का नाम क्या है? तो इनका नाम था तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। ये जो प्रथम व्यक्ति थे, दोनों प्रथम व्यक्ति थे। एवरेस्ट, एक प्रश्न पूछता है कि एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था जुंको तेबई। कहाँ की थी? जापान की थी। एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम था भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। उनका नाम क्या है? बिछेंद्री पाल। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? नहीं समझ में आया ना? देखिए सिंपल सा टर्म बता रहे हैं। अगर आपको ऋण की जरूरत है, जैसे कि एक छोटा सा ग्रुप हुआ जो आजकल बिहार में चलता है जीविका। तो जीविका क्या है? एक स्वयं सहायक समूह है। इसी के द्वारा आप जरूरत के समय ऋण ले सकते हैं। इससे यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वयं सहायक समूह। ये ऋणी को पार्श्विक, इसका हिंदी थोड़ा टफ है। प्रश्न नंबर 40, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इसका इंग्लिश लिखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये पहले आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसके बाद आपको समझा रहे हैं। इनका नाम होगा कार्ल मार्क्स। अब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक किसको जानते हैं? तो एडम स्मिथ को जानते हैं। एडम स्मिथ जो थे
इनका का नाम था कि अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो मार्केट पे छोड़ दें, यानी निजी हाथों में छोड़ दें। इससे हुआ क्या कि डिमांड एंड सप्लाई पे काम चलता था, जैसे कि एक खास वर्ग जो, जैसे कि अभी एक कंसेप्ट चलता है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, तो वही है निजी क्षेत्र के कुछ लोग ही ज़्यादा अमीर होते थे। वही लोग जान लीजिए कि 100 व्यक्ति में 5 व्यक्ति ही 95 व्यक्ति क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, उसको डिसाइड करते थे। इनसे हुआ क्या कि जो गरीब था और गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। इसी के विरोध में कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों, कैसे करना चाहिए? तो प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही उसको कार्य दीजिए, यानी कोई चीज उत्पादन करने की जिसकी जितनी क्षमता है उतना करेगा, और किसकी क्या आवश्यकता है ये राज्य डिसाइड करे। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने ये कंसेप्ट दिया था। प्रश्न नंबर 41, चेंचू जनजाति विद्रोह कहाँ? तो क्लियर बोल दिया है कि दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था। तो एक तो ऑप्शन यही काटा गया, महाराष्ट्र दक्षिण भारत के अंतर्गत नहीं आता है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र के जनजाति विद्रोह था। हुआ ये था कि आपको आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है नल्ला मल्ला की पहाड़ी। नल्ला महल्ला की पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी के विरोध में हनुमंत के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। प्रश्न नंबर 42, पुष्यमित्र बोल रहा है, पुष्यमित्र, अब थोड़ा स्टेप लाइए। पुष्यमित्र कौन था? जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। क्लियर बोल दिया गया कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। उसका कौन सेनापति था? तो पुष्यमित्र था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। तो उस वंश का नाम क्या था? तो उस वंश का नाम था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग, इसका पूरा नाम है पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की थी। और फिर आपको आ जाइए कि यह प्रश्न एक पूछता है कि किस प्राचीन भारत के किस सम्राट ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया? तो इसका नाम आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। फिर प्रश्न पूछता है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, जबकि कण्व वंश की अंतिम शासक सुशर्मा था। चेदी वंश में देखिए खारवेल जो था, खारवेल चेदी वंश का प्रतापी शासक था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुक। इनका नाम क्या था? सीमुक। इसके प्रसिद्ध शासक जैसे कि हुए सतकर्णी, गौतम पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमामी, राजश्री सतकर्णी। प्रश्न नंबर 43, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? तो आंसर तो होगा इसका 1937। अब कंसेप्ट समझिए। हुआ यूं कि उस समय 1935 का जो एक्ट आया था, उसके बाद शिक्षा पे जबरदस्त बहस चलने लगी कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। जैसे पहले तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी को महत्व दिया जाता था, परंतु महात्मा गांधी ने 1937 में अपना विचार जो था शिक्षा पे अपना विचार देने के लिए द हरिजन जो उनका पत्र था, उसमें एक लगातार श्रृंखला में अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहे, जिसको संकलित करके डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक वर्धा योजना प्रस्तुत किया। तो इसका नाम पड़ा वर्धा योजना। कब? 1937 में। प्रश्न नंबर 44, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वो 1784 में। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। देखिए इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि भारतीय जितने भी साहित्य है, दर्शन है, इतिहास है, उनका अनुवाद करना
उन पे शोध करना और उनका प्रकाशन करना। इसी से ही हमें मालूम चला, विलियम जोन्स ने ही बताया था कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटप्स यूनानी द्वारा जो नाम दिया गया है वो किसी और के लिए नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान से मिला है? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है मेहरगढ़। एक आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है जी? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। फिर आपका आ जाएगा, ये आ गया बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो बनवाली आधुनिक जो हरियाणा में है। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से मिट्टी का बना हुआ खिलौना और हल प्राप्त हुई है। और लोथल जो है ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ? भोगवा नदी के तट पे। यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं? तो लोथल से जो फारस के मोहर मिले हैं, चावल के प्रमाण भी मिले हैं। अब आते हैं आगे, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लाया जा सकता है। तो कुछ इसका बता देते हैं कि ये संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा भी लाई जा सकती है। और अगर हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लाते हैं तो 14 दिन पहले उसको ये सूचना देना पड़ेगा। और अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिसको महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, अनुच्छेद 352। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में, जो कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 62 पूछता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग पूछ रहा है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो ये कौन सा भाग है? तो ये है आपको भाग 12। कौन है? भाग 12। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए तक इसमें वित्त और संपत्ति का बंटवारा, अनुबंधन और मुकदमा आदि का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत आप जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300 क में जोड़ा गया, जो अब सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक अधिकार है। फिर भाग 9 में किस चीज का उल्लेख है? तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 8 में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 8 में। प्रश्न नंबर 63, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? इन पूछ रहा है कि पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में उनका जो चुनाव है उस सीटों का आवंटन किया गया, यानी बढ़ाया गया। और तो ये किस अधिनियम के तहत? तो ये आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत भारत सरकार अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत सरकार अधिनियम 1833 में आप जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। वो पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत सरकार अधिनियम ऐसा कुछ नहीं आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपको गवर्नर वायसराय को एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न नंबर 64, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में
आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। तो पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच युद्ध कब स्टार्ट हुआ। तो आपके दिमाग में ये एक प्रश्न उठता होगा, सुगौली की संधि 1816 में, 1816 में यानी उसी के आसपास। तो लॉर्ड मिंटो, आप जानते हैं कि लॉर्ड मिंटो तो जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, कब आया था? 1909। तो ये तो होगा नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसे अभी बताया कि 1833, ये 1833 में आया था। दो आया, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1814 से 16 के बीच में था। और तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है, इसके समय कोई युद्ध हुआ था क्या? बिल्कुल, इसके समय आपको आंग्ल और बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 26 के बीच में, 1824 से लेकर 26 के बीच में। प्रश्न नंबर 65, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए, बंगाली तो होगा नहीं, हिंदी होगा ही नहीं, तो इसलिए बर्मी होगा। प्रश्न नंबर 66 पूछ रहा है कि जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। अरुणाचल प्रदेश तो होगा नहीं, पंजाब होगा नहीं, सिक्किम और उत्तराखंड, तो सिक्किम उतना बड़ा तो राज्य है नहीं, तो ये क्या होगा? उत्तराखंड। आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये शाहमुखी लिपि को माना जाता है। मोडी लिपि जो देखिए, आपको मराठी भाषा की जो लेखन शैली है वो मोडी लिपि में है। मोडी लिपि। ग्रंथ गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा, और एक आता है ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि जो है वो दक्षिण भारत के जो पल्लव, पांडे और चोल राजा जो थे, अपना अभिलेख जो लिखते थे वो किस लिपि में लिखते थे? वो ग्रंथ लिपि में लिखते थे, ग्रंथ लिपि में। 68 नंबर प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि, यानी क्या पूछ रहा है ये आपको की पॉइंट हुआ कि किस निधि, यानी निम्न निधि, यानी ये जो है किस निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो 73वां पहले आपके दिमाग में आता होगा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है तो पूछ रहा है कि आर्टिकल 243 के जो एच में है वो एक वर्णित किया गया है कि राज्य जो है विधानमंडल एक निधि से, जो एक निधि है उसी में से पैसा निकालकर पंचायतों की सहायता करेगा और अनुदान देगा। तो किस निधि से? तो राज्य की संचित निधि से। किस निधि से? राज्य की संचित निधि से। प्रश्न नंबर 69, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार सरकार एक योजना चला रही है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, इसमें भेदभाव नहीं किया गया है। जितने भी अगर वृद्ध हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, उनको ये पेंशन दिया जाएगा। यह उसकी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। 60 वर्ष से अधिक आपकी आयु है तो आपको वृद्ध पेंशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये भी सही है। फिर प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन सी पूछ रहा है कि इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक वेतन दिया जाता है। नहीं, ये गलत है। 60 से लेकर 79 वर्ष तक की आयु को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है, जबकि 80 वर्ष के ऊपर अगर आपका एज है, आयु है, तो आपको शायद 500 दिया जाएगा मासिक वेतन। इनमें राज्य की 92.50 लाख वृद्धजन शामिल है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या, कौन सा गलत है? तो सी गलत है। प्रश्न नंबर 70, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वो UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 71 पूछ रहा है कि इन पे विचार कीजिए। और क्या पूछ रहा है? इन्हें पूछ रहा है असत्य। आप देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित तक, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं है, सही है। महालनोबिस ने
कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जनरल निकाला। क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है। इसीलिए ये क्या पूछ रहा है, असत्य कौन है? तो ना तो एक असत्य है और ना ही दो, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 72 पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से। किससे? बच्चों को और महिलाओं का जो प्रतिरक्षण है उससे संबंधित है। ये एक टीकाकरण अभियान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 से। 25 दिसंबर 2014 से। 73 नंबर प्रश्न है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर, जब नागौर आता है तो तुरंत याद आता है क्या? पंचायती राज। पंचायती राज। राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था कब? तो 2 अक्टूबर कब? 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। प्रश्न नंबर 74 देखिए, ये पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? देखिए, प्रश्न पूछने का इसका मोटो है क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ, इसीलिए ये प्रश्न पूछा है। तो कौन थे वो? मोहिंदर अमरनाथ। कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ थे। 75 नंबर प्रश्न की गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बना सकते हैं। देसी भाषा प्रश्न अधिनियम 1878, उस समय तो गांधी भारत में थे ही नहीं, उस समय गांधी का कोई चर्चा था ही नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1858, उस समय तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। विनिमय अधिनियम 1773, ये तो बहुत पहले की बात है। तो कौन सा होगा? रॉलेट एक्ट। कब? रॉलेट एक्ट 1919। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाकर बना सकते हैं। फिर आप आ जाइए प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 पूछ रहा है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल। जब भी इल्बर्ट बिल आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? 1882, 1882। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन जो था वो ये क्या हुआ कि एक बिल लाया जिसका नाम रखा इल्बर्ट बिल। उसमें था क्या कि पहले जो था कि फौजदारी दंड व्यवस्था में भेदभाव होती थी। भेदभाव को समाप्त करने की, यानी कि अगर फौजदारी कोई भी दंड निर्णय करेगा, यूरोपीय जज ही यूरोपीय अंग्रेजों को सजा दे सकता है, या यूरोपीय किसी भी यूरोप के देश जो है उसको सजा दे सकता है। जो लॉर्ड रिपन को ये भेदभाव लगा, तो उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए क्यों लाया ये बिल कि अब भारतीय जज भी यूरोपियों को, यानी यूरोपीय किसी भी नागरिक को दंड दे सकते हैं। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इसके विरोध के कारण ही इसको फिर वापस लेना पड़ा और लॉर्ड रिपन अपना त्यागपत्र भी दे दिए। फिर आप आ जाइए कि लॉर्ड मेयो जो है 1871 में जो प्रथम जनगणना हुई वो इसी के शासनकाल में हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड रिपन के बाद कौन आया? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? समझ में नहीं आया ना? ये पूछ रहा है कि जो उत्पादन है वो एक ही व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति या एकाधिकार में किसका एकाधिकार में होता है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है, जैसे भी आपको हम बताए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये सरकार नियंत्रित करती है, उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। साम्यवादी ये मॉडल चाइना में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 93,
निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? क्या पूछा है? नियुक्त नहीं किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल। राज्यों के राज्यपाल को भी नियुक्त करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नहीं, कौन? राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है? तो ये राज्यपाल नियुक्त करता है अनुच्छेद 164 के तहत। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये कौन आता है जी? तो ये आपका आ जाएगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? तो ये जापान में पड़ता है। और जापान जानते हैं कि प्रशांत महासागर के जो ज्वालामुखी जो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है, ये फ्यूजियामा जो जापान भी आता है। जबकि ये विसुवियस आप जानते हैं इटली में आता है। सेंट हेलेना ये शायद अटलांटिक क्षेत्र में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा। प्रश्न नंबर 95 पूछ रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो लोएस्ट चट्टान जो है ये परतदार चट्टान है। परतदार चट्टान है। हुआ क्या कि 1821 में राइन नदी जो है, जर्मनी की जो राइन नदी है, उस घाटी में जो मिट्टी के जमाव से जो एक स्ट्रक्चर बना, उसका लोगों ने नाम दिया क्या? उसका नाम दिया लोएस। इसीलिए इसका नाम पड़ा लोएस चट्टान। प्रश्न नंबर 96, पर्णवृत्त डैश का एक अंग है। किसका एक अंग है? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पर्ण जब है तो पर्णहरित आप जानते हैं कि पेड़ से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पेड़। पर्णवृत्त ये पेड़ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 97 पूछ रहा है कि जिंक सल्फेट हेप्टाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं श्वेत तुतिया के नाम से, व्हाइट विट्रोल के नाम से। नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र, ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। फिर आपका होगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CuSO4 2H2O। यहाँ था 5H2O, यहाँ है 2H2O। फिर एप्सम साल्ट जो है, एप्सम नमक, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी कीट नहीं है पूछ रहा है, तो दीमक लाभकारी कीट नहीं है, जबकि रेशम कीट जानते हैं, मधुमक्खी, लाल कीट, ये सभी लाभकारी है। प्रश्न नंबर 99 पूछ रहा है कि AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विभक्त वलयदिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? पादप जगत के उभयचर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रायोफाइटा को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो है संवहन ऊतक और वास्तविक जड़ इसमें नहीं होता है, इसका अभाव होता है। और ये ब्रायोफाइटा जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन करते हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन करते हैं। और टेरिडोफाइटा को हम अपुष्पोभिद भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 101, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किण्वन। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। किसमें? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। प्रश्न नंबर 108, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको विरोध बोलेंगे। 104 नंबर प्रश्न, कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोल का प्रयोग किया जाता है। अब आप आ जाइए कि लक्स किसका इकाई है? तो लक्स जो है प्रदीप्त घनत्व का इकाई है। टेस्ला किसका इकाई है? तो चुंबकीय प्रेरण का इकाई है। जूल किसका इकाई है? तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई है जूल।
प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो ये तो क्लियर है, फोटोवोल्टाइक प्रभाव, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। प्रश्न नंबर 106 पूछ रहा है कि सॉरी 15 प्रश्न नंबर 121 पूछ रहा है कि डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। ये कौन था? ये था मोज़ेक। कौन था ये? तो इसका नाम था मोज़ेक। 122 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर क्या होता है? ये मानव मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क के समान होता है। वेटवेयर क्या होता है? ये मानव मस्तिष्क के समान होता है। सही कथन का पहचान कीजिए। जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल शक्ति का मात्रक है, क्या ये सही है? नहीं। अभी आपको बताएं हम कि जूल जो है ये ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक है। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, क्या ये सही है? नहीं। शक्ति का जो मात्रक है उसका नाम है वाट। क्या है शक्ति का मात्रक? क्या है? वाट। न्यूटन बल का मात्रक है, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, जूल बल का मात्रक। ये आपको बताया कि जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके संख्या के बराबर होता है? तो वो किसके संख्या के बराबर होता है? तो प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। 125 बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। प्रति विषाणु औषधियां बनाना प्रति जीवाणु को दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। देखिए अंग्रेजी में समझिए कि एंटीवायरल जो मेडिसिन बनाना जो है, एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन बनाने से अधिक कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जो विषाणु जो है परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विषाणु जो है परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। 127 नंबर प्रश्न, किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? सिंपल समझिए कि कोई सितार वादक है, वो बजाने से पहले जो उसकी डोरी होती है उसको सीधा करता है, अपना ट्यून मिलाता है। तो ऐसा करके क्या करता है? वो करता है कि सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ क्या करता है? समायोजित करता है, यानी उसको मिलाता है। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? आप जानते हैं कुल ऊर्जा का न तो नाश होता है और न ही उसका उत्पादन होता है। इसीलिए क्या होगा? अचर रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, अचर रहेगा। प्रश्न नंबर 129, लाई डिटेक्ट उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर यानी आपकी गलती जो पहचानेगा, वो डिटेक्ट करेगा, उसको किस रूप में जानते हैं? तो उसको पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं। उसको किस रूप में जानते हैं? उसको पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं। 130, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेल में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो क्या? GaAs का, गैलियम और ऑस्मियम। 131, पारितंत्र में एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? तो किस रूप में जाती है? तो ये जाती है आपको रासायनिक के रूप में। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, उत्पादक जैसे कि है, मान चलिए पादप जो है वो 100% उसके पास ऊर्जा है। अगर उसको कोई, जैसे कि एक बकरी अगर खाती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 100% में से 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो किस रूप में होगा? ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होगा। 132 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? ये बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि जब जार से ढकेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो दहन में सहायक होता है, इसलिए ये बुझ जाएगी। 133 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पीतल इनमें से किसका मिश्रण है?
अब जनरल अगर होता जस्ता तांबा तो बोल देते, परंतु इसमें परसेंटेज दिया गया है कितना परसेंट जस्ता होगा, कितना परसेंट तांबा होगा। तो इसमें 30% जस्ता होगा और 70% तांबा होगा। 134 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेंगे? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेंगे। 135 प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना, पत्तियों में विभेद नहीं किया जाता? तो कौन है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है? स्पाइरोगाइरा एक सवाल है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 9 का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।